नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर ईडब्ल्यूएस से लेकर सुप्रीम फैसले की, जिसे लेकर सवर्ण आरक्षण पर यह बड़ा फैसला सामने आ चुका है और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। संविधान पीठ का यह बड़ा फैसला ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण बना रहेगा। गरीब सवर्णों के आरक्षण पर यह फैसला इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण फैसले को हालांकि चुनौती दी गई थी और इंतजार किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर क्या फैसला सुनाती है। ईडब्ल्यूएस कोटे पर 5 जजों की बेंच की तरफ से यह फैसला लिया गया, जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बनाए रखने पर सहमति जाहिर की गई है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत इस फैसले के साथ। तो आर्थिक आरक्षण के आधार पर यह बड़ा फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बहाल रखने, इसे बनाए रखने को लेकर फैसला सुनाया है। और इस फैसले के सामने आने के साथ ही केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। गरीबों के लिए कोटे पर यह फैसला इस वक्त महत्वपूर्ण सामने। गरीब सवर्णों के आरक्षण पर यह इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था। विरोधी पक्ष के कई तर्क इसको लेकर थे, लेकिन उन तमाम तर्कों को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण जो तय किए गए हैं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, उसे बनाए रखने पर सहमति जाहिर की गई है। और इसे यह फैसला गरीब सवर्णों के हित में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तो आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों के लिए सुप्रीम फैसला इसे माना जा रहा है, क्योंकि आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जिस फैसले को चुनौती दी गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार किया है। फैसले पर सहमति जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटे पर जब 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बनाए रखने पर सहमति जाहिर की गई। तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए इस बड़े फैसले ने राहत दी है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया था और इसे लेकर ही चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसे आज फैसले के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती को खारिज किया है। और आर्थिक तौर पर और विवेक ठाकुर बीजेपी सांसद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, एक बड़ा फैसला जिसमें केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि आर्थिक तौर पर अगर सवर्ण भी पिछड़े हैं तो उन्हें ये आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, ये एक ऐतिहासिक जजमेंट है आज जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और सामाजिक न्याय की दिशा में जो मोदी जी की सरकार काम कर रही है, उसको एक बहुत बड़ा बल मिला है। दूसरा, इसकी अगर टिप्पणियों को अध्ययन करेंगे, जो आने वाले समय में विस्तृत रूप से आदमी जानकारी लेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया एक बात ये स्पष्ट हो रहा है कि गरीबी की नई परिभाषा एक तरह से तय किया है आज का जजमेंट। और एक और पहलू जो महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है कि आजीवन इसका बेनिफिट युग युगांतर तक चलता रहे एक ही जगह, इस पर भी कहा है कि इसको विचार करना चाहिए कि वंचित वंचित ही न रह जाए, वंचित इसको पाए, आगे बढ़े और फिर दूसरे वंचित के लिए स्थान रिक्त हो। तो कई पहलुओं पर टिप्पणी है, काफी विस्तृत टिप्पणी है, और जो जजमेंट है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। और गरीबी की जो परिभाषा तय हुई है, इसकी बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि विवेक ठाकुर जी, क्योंकि जो तर्क दिए जा रहे थे इसके खिलाफ में, या इसके खिलाफ जब इस याचिका को दिया गया था कि एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों का हनन होगा, उनके अधिकारों को काटा या कम किया जाएगा, इस फैसले ने यह भी साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि एक जजमेंट में ये सबों ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि इक्वालिटी की बात, समानता को, ये जो बेसिक है संविधान का, वो यह संशोधन कहीं भी टच नहीं कर रहा है। तो समानता को का विषय जो इन लोगों ने उठाया था, जो आवेदन करता थे, याचिकाकर्ता थे, उनको बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये उसको कहीं टच नहीं कर रहा है, लेकिन इस कैटेगरी के बारे में चिंतन एक आवश्यक था, और जो ये किया गया जिसके चलते इसको अपहोल्ड किया गया है।
बिल्कुल, चूंकि विवेक ठाकुर जी, बार बार ये कहा जाता है सियासत की नजर से अलग, सियासतदान इस पर सियासत भले करते रहे हों, लेकिन जब बात गरीबी की होगी तो आर्थिक तौर पर पिछड़ेपन का आधार क्या हो, उस क्राइटेरिया में, उस क्षेत्र में कौन कौन से लोग आते हैं, उनके लिए जाति मायने नहीं रखती है, उनके लिए उनका आर्थिक आधार मायने रखता है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, स्वाभाविक है ना। आप देखिए, अगर कोई भूखा ब्राह्मण है और वो उसको खाना नहीं मिल रहा है, उसके घर वालों को इलाज नहीं मिल रहा है, बच्ची की शादी नहीं करा पा रहा है, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है, कारण सिर्फ गरीबी है, तो क्या वह गरीब नहीं कहलाएगा? वो वंचित हो जाएगा क्योंकि 5000 साल पहले किसी ने लिख दिया और उस कुल में वो पैदा हो गया, इसलिए वो गरीबी के जो परिभाषित दायरे से बाहर हो जाएगा क्या? ये तो सोचने वाली बात है। तो चलिए, तमाम उन दिग्भ्रमित मुद्दों को, तमाम ऐसे विषयों पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने विराम लगाने की कोशिश की है और एक नई परिभाषा, आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग कौन हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जरूर समझना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए और यही लोगों तक ले जाना भी चाहिए। विवेक जी, साथ साथ देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा स्पष्ट मत है कि जो सभी राजनीतिक दलों को कि ये सोचना चाहिए कि जो वंचित छूटा हुआ है, चाहे वो 50% वाले दायरे के अंदर भी क्यों ना है, लेकिन उसको भी स्थान देना चाहिए। ये जो युग युगांतर तक लाभ लेने वाले लोग हो गए हैं, जो लाभ लेके पीढ़ी दर पीढ़ी दे दे, इस पे भी सरकार को विचार करना चाहिए। ये कोई बिल्कुल एक नई परिभाषा और अब इसे इस सरकार को समझना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक ठाकुर जी, राज्यसभा सांसद, हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस वक्त हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं, आरजेडी प्रवक्ता। शक्ति जी, बहुत स्वागत आपका और इस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन। देखिए, न्यायिक निर्णय है, न्यायिक निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं होती है, पर इतनी बात जरूर है, हम इस बात के पक्षकार शुरू से रहे हैं कि कोई भी समाज का, किसी जाति, धर्म और मजहब का लोग अगर वो टूटे हुए हैं, नीचे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब हैं, तो उनको अवसर प्राप्त होनी चाहिए और उनको मुख्यधारा में लाने के लिए, अवसर में लाने के लिए उनको हर हाल में सरकार को उस दिशा में काम करनी चाहिए। लेकिन जिनको मिल रहा है उनको हटा करके अलग से कोई व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि चाहे कोई भी हो, अगर लगता है, हम तो चाहते हैं कि अगले वर्ग के लोगों में भी बहुत सारे गरीब हैं, बहुत सारे कमजोर लोग हैं, उनको भी अवसर मिले और उनको भी अवसर का लाभ देनी चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि आर्थिक न्याय की परिभाषा अगर परिभाषित करना चाहते हैं तो उसमें जाति धर्म का परित्याग करके जो भी लोग एकदम वंचित हैं उनको अवसर देनी चाहिए। बिल्कुल, जो वंचित हैं, जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, जिनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है, उन्हें आरक्षण के दायरे में लाने के लिए ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता है आपको शक्ति जी? देखिए, हम तो इस तरह के हर फैसले का, हम शुरू से भी हम इस बात के पक्षकार रहे हैं कि कानूनी तौर पर आरक्षण का जो प्रावधान पहले से निहित है और उन आरक्षणों के बाद भी अगर जरूरत महसूस हो रही है, समाज पीछे जा रहा है, गरीबी बेबसी लाचारी का शिकार हो रहा है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो उनको तो हर हाल में अवसर देनी ही चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका कहना था कि इस फैसले पर तो वो कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आरक्षण का आधार आर्थिक तौर पर कमजोर और वंचित लोग होने चाहिए, उसमें जाति, धर्म या संप्रदाय विशेष से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और इसी दिशा में बार बार कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बनाए रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जाहिर की है, केंद्र सरकार को जहां एक बड़ी राहत, वहीं आर्थिक तौर पर कमजोर वंचितों के लिए सवर्ण में भी बड़ी राहत और एक बड़ा फैसला। और गरीबी के तौर पर आरक्षण किसे मिले, इसे लेकर भी मील का पत्थर इस फैसले को माना जाएगा। बड़ी खबर कटिहार से, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है, संजीव मिश्रा की हत्या कर दी गई है। बताया गया कि इस कटिहार के इलाके में संजीव मिश्रा काफी एक्टिव थे, जहां बीजेपी को आगे ले जाने को लेकर
पुरानी रंजिश इसके पीछे की वजह आशंका के तौर पर जाहिर की जा रही है। साथ ही साथ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात भी सामने आ रही है। मोटरसाइकिल सवार अब 2 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने पहले इन्हें घर से बाहर बुलाया और उसके बाद इन्हें गोली मार दी गई। बॉर्डर का इलाका है बिहार और बंगाल का, और यही वजह है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों के लिए भाग निकलना आसान नजर आया। हालांकि पुलिस अब इन्हें पकड़ने के लिए लगातार कार्रवाई करती हुई, पहले से बिहार विधान परिषद चुनाव के दौरान उन पर जानलेवा हमला भी किया गया था और आज सुबह उनके घर के सामने ही उन्हें सिर में गोली मार दी गई। इस वक्त आक्रोशित लोगों की तस्वीरें भी आपको नजर आ रही होंगी, जहां पर लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और संजीव मिश्रा कटिहार विधान पार्षद अशोक अग्रवाल के बेहद करीबी बताए जाते हैं, नजदीकी बताए जाते हैं। और देखिए कैसे आक्रोशित लोगों ने थाने के अंदर जमकर तोड़फोड़ की है। थाने के बाहर लोगों की जो भीड़ आपको नजर आ रही है, ये वो लोग हैं जो संजीव मिश्रा की इस हत्या के बाद आक्रोशित हैं, उद्वेलित हैं। उनका कहना है कि अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि घर से बुलाकर घर के सामने हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है और अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जमकर आक्रोशित लोगों की तरफ से तोड़फोड़ थाने के अंदर की गई और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, रोते बिलखते परिजन पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे। संवाददाता सुब्रत गुहा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कटिहार से जुड़ गए। सुब्रत, सुबह सुबह इस घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया, तकरीबन 2 से 3 घंटे का वक्त हो चुका है। कोई जानकारी पुलिस के हाथ अपराधियों को पकड़ने को लेकर क्या कुछ हो रहा है? देखिए, जहाँ तक अपराधी के पकड़ने की बात है उसमें बड़ी अधिकारी का स्तर पर मॉनिटरिंग तो हो ही रहा है, लेकिन इस बीच लोग आक्रोशित हो गए हैं और थाना पे ही धावा बोल दिया गया है और लगभग थाना में जमकर तोड़फोड़ हुआ है। तेलता थाना को लोगों ने निशाना बनाया और पूरी तरह तोड़फोड़ कर दिया गया। पुलिसकर्मी फिलहाल थाना छोड़कर फरार हो गए हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं अपराधी की जो गिरफ्तारी की बात है उसमें भी एक बड़ा व्यवधान आया है और फिलहाल पुलिस अपना थाना को। सुब्रत, आप ये कह रहे हैं कि अब थाना इन आक्रोशित लोगों के हवाले है क्योंकि पुलिसकर्मी आज से भाग खड़े हुए हैं, अब थाने में कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है? जी, निश्चित तौर पर ये एक छोटा सा इलाका है, ओपी है और कम संख्या में ही पुलिसकर्मी रहते हैं और इस बीच जब लोग बड़ी संख्या में आक्रोशित हो गए, पुलिसकर्मी फिलहाल नाराज है। लोगों के आक्रोश के पीछे की वजह क्या है? लोग किस बात को लेकर इतने आक्रोशित हुए कि थाने पहुंचकर थाने के अंदर तोड़फोड़ कर दी जाती है, जमकर यहाँ पर हंगामा किया गया, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर संजीव मिश्रा उस इलाके में अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, भाजपा की राजनीति जरूर करते थे, लेकिन उनकी एक पहल थी, सामाजिक पहल था और लोगों की जो सुख दुख में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, इसीलिए इस घटना के बाद लोग भी आक्रोशित है। भले ही राजनीति अलग अलग पार्टी की हो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब संजीव मिश्रा पर इससे पहले भी हमला हुआ था तो इसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। हो सकता है ये राजनीतिक रंजिश हो, लेकिन इसके पीछे जो भी हो उसकी जो पर्दाफाश होना चाहिए और जो दोषी है उसे जल्द गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। क्या सुरक्षा की मांग की गई थी? क्या कोई सुरक्षा की मांग परिजनों की तरफ से की गई थी? जब पहले भी उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और बाल बाल ये बचे थे, तो उसके बाद क्या सुरक्षा की मांग हुई? जी, निश्चित तौर पर उस समय भी संजीव मिश्रा पर जब हमला हुआ था, क्योंकि बार बार बता रहे हैं वो बिहार बंगाल के बॉर्डर इलाका है और अल्पसंख्यक बहुल आबादी है, वहाँ भाजपा की झंडा बुलंद करना अपने आप में एक किस तरह की राजनीतिक परिस्थिति हो सकता है आप उसके आकलन लगा सकते हैं। और इस बीच जब हमला हुआ था वो विधान परिषद चुनाव का समय था, लगभग जो विधान पार्षद यहाँ से जीते हैं अशोक अग्रवाल, उनके नजदीकी माने जाते हैं संजीव मिश्रा। और ये जो स्थिति है उस इस वक्त क्या हालात है, क्या स्थिति है? फिलहाल पूरा जो इलाका है, जो लोग हैं काफी आक्रोशित है, बड़ी पदाधिकारी है घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक काफी रिमोट इलाका है, बंगाल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है और इसलिए जो आसपास की थाना के पुलिस को उस इलाके के लिए मूव किया गया है, लेकिन लोग आक्रोशित है और जो तेलता थाना है उसको पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया है। जो तस्वीरें हैं उसकी बानगी बयां कर रहा है और लोग आक्रोशित है। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए दोहरी चुनौती है, लोगों को समझाना, अपराधियों को पकड़ना भी। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत गुहा, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बताने के लिए काफी हैं, क्योंकि संजीव मिश्रा की हत्या के बाद इस इलाके के लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के समर्थक हों या कार्यकर्ता हों, सभी उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं, नाराज हैं,
क्योंकि संजीव मिश्रा लोगों के दुख सुख में काम आते थे, लोगों के बीच उनकी अच्छी पकड़ थी, सामाजिक तौर पर लोगों के साथ उनका जुड़ाव था और ऐसे में इस घटना के बाद से लोग कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए, चिंता जाहिर करते हुए। अगली खबर बेतिया से, जहां पर शराब तस्कर और पुलिस के बीच ही जमकर मुठभेड़ हुई है और इस दौरान एक शराब तस्कर को गोली लगी है, जबकि कारोबारी को भी गोली लगने की बात सामने आ रही है। शराब तस्कर की मौत हो चुकी है, जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कारोबारी जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना श्रीनगर थाना क्षेत्र के बेजुआ दियारा की है और 4 घंटे तक दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी की घटना होती है। दियारा का ये इलाका, गोलीबारी की इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल जरूर देखा गया। शराब तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ की इस घटना के बाद यहां पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 30 राउंड फायरिंग की गई है, 11 राउंड फायरिंग और पुलिस की तरफ से भी यहां पर कई राउंड फायरिंग हुई। अपराधियों की तरफ से भी फायरिंग की गई है। घटना के बाद पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब और 27 खोखे को बरामद किया है। नाव के जरिए उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर शराब इस इलाके में लाया जाता है और इसी की जानकारी के बाद पुलिस यहां पर पहुंची थी कार्रवाई करने के लिए, लेकिन शराब तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक शराब तस्कर की मौत हुई है, जबकि कारोबारी को गोली लगी है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया। अगली खबर पटना के गर्दनीबाग से, जहां पर अपराधियों ने एक दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया और सवाल फिर से इस घटना के बाद से कानून व्यवस्था के ऊपर ही उठते हुए अपराधियों ने रविवार की रात दवा दुकानदार से हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। 4 की संख्या अपराधियों की बताई जा रही है। 2 कर्मियों को मारने की धमकी दी गई। दुकान में जो 2 कर्मी मौजूद थे उस वक्त, उन दोनों ही कर्मियों ने अपराधियों का विरोध किया, लेकिन अपराधियों ने उन्हें गोली मार देने की धमकी दी और इसके बाद अपराधी मौके से करीब 20,000 रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। रविवार रात दवा दुकानदार से हथियार के बल पर यह लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 21:21 का है। तो त्योहार के बाद दीपावली और महापर्व छठ में शामिल होने के बाद लोग अब एक बार फिर से, जो तमाम कामगार हैं वो एक बार फिर से अपने कार्यस्थल की तरफ प्रस्थान करते हुए, लेकिन इसी दौरान लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टिकट नहीं मिलने की वजह से लोग कैसे यात्रा करने को मजबूर हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ट्रेन में इंच भर भी जगह रही है, लेकिन उसी हालात में, उसी परिस्थिति में लोग यात्रा कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर यात्रा करती ये तस्वीरें अपने आप में सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर ऐसे हालात क्यों हैं, जब व्यवस्थाओं के दावे किए जा रहे हैं, ज्यादा ट्रेनों के चलाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी जान जोखिम में डालकर यात्रा करते ये तस्वीर। विक्रमशिला एक्सप्रेस में लोगों के बैठने तक की इंच भर भी जगह नहीं और महिला, पुरुष, बच्चे सभी ऐसे ही हालात में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हुए। और बड़ी खबर इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत हासिल हुई है। लीज आवंटित करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश करने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनहित याचिका मेंटेनेबल नहीं है। ये बड़ा फैसला हेमंत सोरेन के पक्ष में इस वक्त आता हुआ और इस फैसले को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत मिली है और झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। जी हां, झारखंड हाईकोर्ट ने मेंटेनेबल बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब इस फैसले को लेकर चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला मेंटेनेबल नहीं है, ये याचिका जो है जनहित याचिका वो मेंटेनेबल नहीं है। और हमारे साथ जेएमएम नेता सुप्रिय भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। इस बड़े फैसले की उम्मीद आपको भी थी और उसी अनुरूप फैसला भी है। सुप्रिय जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी जी। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप पहले से आश्वस्त थे कि फैसला आपके पक्ष में आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको बड़ी राहत दी है।
देखिए ये तो पूरा का पूरा आप यदि वाकया देखिएगा तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, उसी के तर्ज में बाकी चीजें भी चल रही है, आप देख रहे होंगे। तो इसलिए हम लोग शुरू से कॉन्फिडेंट थे और न्यायालय पे हम लोगों का भरोसा है और न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वोच्च है और वो सबके लिए मान्य होगा। बिल्कुल, हमारे साथ अनंत ओझा जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। अनंत ओझा जी, बार बार आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि जनहित याचिका जो है मेंटेनेबल है, लेकिन कोर्ट ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि ये मेंटेनेबल नहीं है। देखिए, यह विषय भारतीय जनता पार्टी का साफ मत है कि देश एक संविधान व्यवस्था से, माननीय न्यायालय व्यवस्था से, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से देश का सामान्य जनमानस संचालित होता है। लेकिन माननीय न्यायालय पर न्यायालय का जो भी निर्णय आता है वह निर्णय हम सबों को मान्य है, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, राजनीतिक पार्टी हो या समाज के समान में जनगण इसको विश्वास करता है। लेकिन जिस प्रकार से इन संवैधानिक संस्थाओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा लगातार अपमानित किया जा रहा है, लगातार हर संवैधानिक संस्थाओं को प्रदूषित खड़ा किया जा रहा है, इससे इनकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर देश के अंदर, झारखंड के अंदर सामान्य जनता जो कानून पर विश्वास करती है वो जनता किस पर भरोसा करती है? अनिल जी, सुप्रियो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रियो जी, आपके ऊपर बार बार ये आरोप लग रहा है, सीधे अनंत ओझा जी भी कह रहे हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम ऐसी संस्थाओं की कार्यशैली को लेकर, उनकी मंशा को लेकर आप लोग बार बार क्वेश्चन खड़े करते हैं, सवाल खड़े करते हैं, ये कितना उचित है? देखिए, हमारे जो प्रश्न है उनके लिए ही तो हम सर्वोच्च न्यायालय गए थे और उस प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय ने जायज करार दिया। ये इंटेंशन बहुत बड़ी चीज होती है। आपकी नीयत क्या है? आपकी नीयत किसी को विक्टिम बनाने की है या आपकी नीयत जो गलत है उस पर रोक लगाने की है? यही सवाल हम लोग लेकर हर जगह जाते हैं और जहां हमारे पक्ष में चीजें आती हैं, क्योंकि यदि नीयत आपकी सही होगी तो आप देखेंगे कि आपको न्याय मिलेगा और न्यायालय पे हम लोगों को भरोसा है। बिल्कुल अनंत ओझा जी, देखिए सुप्रियो जी तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई अगर कोई गलत है तो वो गलत साबित होगा, उसके लिए जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रावधान है, उनका ही पालन किया जाता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास जब गए तो उनके पक्ष में ये फैसला आया है कि इसे मेंटेनेबल नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए आपके माध्यम से हम राज्य की जनता को कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा लगातार जो भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, यह देश को संविधान से चलता है, यह देश की व्यवस्था से चलता है। और जब संविधान का शपथ लिया हुआ नेतृत्व के द्वारा अगर इस प्रकार के देश के सामान्य जनमानस में नकारात्मक धारणा पैदा होती है तो वहीं से सवाल खड़ा होता है। और माननीय न्यायालय तो सबके लिए बना हुआ है, लेकिन व्यवस्था संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती दे करके अगर वो संस्थाओं के द्वारा किसी प्रकार का गलत प्रत्यारोपण होता है तो माननीय न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, राज्य का न्यायालय है, स्वाभाविक है कि वहाँ होता है और दूध का दूध पानी होता है। लेकिन ऐसे सारे संस्थाओं के बारे में अपमानित करना, उन संस्थाओं को समाज में दुष्प्रचार करना, वो भी एक संविधान संस्था के शपथ लिए हुए नेतृत्व के द्वारा करना, यह वास्तव में लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तो तमाम तर्कों के आपके जो तर्क होंगे उसको भी सुना होगा। जो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई सवाल उठाना उचित नहीं है क्योंकि उसकी अपनी विश्वसनीयता है, उस विश्वसनीयता पे सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले से तो यही जाहिर होता है कि ये फैसला जो है वो सामने वाले के पक्ष में आया और इस पक्ष में आने के पीछे का आधार उनका तर्क ज्यादा मजबूत था। मैंने क्या कहा, ये हम तो ये मानते ही है कि हर व्यक्ति के लिए यह देश का संविधान, देश की कानून व्यवस्था, देश का तंत्र रचना, ये भारतीय जनता पार्टी को इस पर पूरा भरोसा है। और अतीत में भी आप देखेंगे कि हमारे आज के और दुनिया के सबसे बड़े नेता आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो आज देश के प्रधानमंत्री है, जिस समय विपक्ष में थे, विपक्ष के मुख्यमंत्री के रूप में किस प्रकार से देश की सत्ता शीर्ष पर थी, लेकिन उन्होंने कभी देश की कानून व्यवस्था पर, कानून जो हमारा रचना है संवैधानिक, बिल्कुल ये होना भी नहीं चाहिए। राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को लेकर लोगों के मन में अविश्वास पैदा करना या उसकी कार्यशैली पर सवाल खड़े करना
उस पर संशय पैदा करना ये उचित नहीं है। लेकिन आज ये बड़ा फैसला और इस बड़े फैसले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद ओझा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सुप्रिया भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत करने के लिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।